आप देख रहे हैं SGY साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं राममूर्ति। साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जनरल स्टडी। और ये जो जनरल स्टडी का जो पेपर है ये हम लोग BPSC TRE 4 या बिहार पुलिस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको डील करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में पड़े हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके आप अपनी स्वेच्छा से कमेंट कर सकते हैं और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न ये जो है ये BPSC TRE में पूछा गया प्रश्न है और कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब, कुचालक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टंगस्टन का प्रयोग कुचालक के रूप में तो कभी नहीं होता है, यानी सी तो ऐसे भी गलत है। क्या है सी? वैसे भी गलत है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से टंगस्टन का प्रयोग, तो टंगस्टन का प्रयोग जो होता है वो विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये विद्युत बल्ब है और इसमें जो ये पार्ट जो चमक रहा है, ये जो चमक रहा पार्ट है, ये जो पार्ट जो चमक रहा है ये पार्ट टंगस्टन का बना है। किसका बना है? टंगस्टन का बना है। अब यहाँ पर आप इसका डिस्कशन, कुछ महत्वपूर्ण बातें टंगस्टन से संबंधित है उसे आप देख सकते हैं। कहता है कि टंगस्टन का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट, उच्च तापमान वाले उपकरणों और कठोर धातुओं के निर्माण में। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और यह उच्च ताप पर भी पिघलता नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब में इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है यह बहुत ज़्यादा होता है और ये उच्च ताप पर जाने के बाद भी यह पिघलता नहीं है। अगले पॉइंट पर अगर बात करें हम लोग तो कहता है कि टंगस्टन का उपयोग उच्च तापमान वाले उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि रॉकेट नोजल। रॉकेट के नोजल में टंगस्टन का प्रयोग किया था। दूसरा, उच्च ताप भट्ठी घटक और आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में, रॉकेट के नोजल में और जो भट्ठी जो होती है बात भट्ठी, उसमें किसका प्रयोग किया था? टंगस्टन का प्रयोग किया था। टंगस्टन का उपयोग कठोर धातुओं या सीमेंटेड कार्बाइड के निर्माण में किया जाता है, जो कि ड्रिलिंग, बोरिंग और काटने के उपकरण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कुछ ऐसे उपकरण जिससे ड्रिलिंग किया जाता है, बोरिंग किया जाता है या काटा जाता है, उसमें भी टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी टंगस्टन के बारे में। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण है। लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो होता है वो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी वर्षा होता है और वो भी शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। अब जरा इसके बारे में भी कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बातें यहाँ लिखी गई है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु के दौरान वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के कारण होती है। यानी लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में क्या होता है? वर्षा होता है। इस अवधि के दौरान मानसूनी हवाएं अपनी दिशा बदल देती है और क्या होता है, जब मानसून लौटती है
तो जो मानसूनी हवाएं होती है उनका दिशा क्या होता है, उल्टा होता है, यानी अपनी दिशा बदल देती है और उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। और हवाएं किधर चलती है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, जिससे नमीयुक्त हवाएं तमिलनाडु के तट पर आती है। इस घटना को उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी कहा जाता है। और ये घटना क्या कहलाता है, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून भी कहलाता है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है चराई, वन रोपण, वन उन्मूलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाढ़ रोकने का जो सबसे उत्तम विधि है उसे वन रोपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन रोपण, यानी ऑफरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन। अब जरा हम लोग बाढ़ की प्रक्रिया को जान लेते हैं। तो बाढ़ की प्रक्रिया, बाढ़ संबंधित जो आपदा होता है उससे कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका परिचय बताते हैं, उसके बाद संबंधित योजना बनाते हैं, उसके बाद आपातकालीन चिकित्सा की प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद आपदा का जो रसद है उसे पर व्यवस्था करते हैं, उसके बाद समन्वय करते हैं, घटना के कमांड की प्रक्रिया लगाते हैं और आपातकालीन खोज एवं बचाव करते हैं। ये था बाढ़ से बचने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर जो सही आंसर इसका होने वाला है वो है वन रोपण। क्या है, वन रोपण विधि से हम वन रोपण विधि जो है ये बाढ़ को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ आप देख सकते हैं कहा गया है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वन रोपण यानी अफॉरेस्टेशन है, क्योंकि पेड़ पानी को अवशोषित करते हैं, अपवाह को कम करता है। अपवाह मतलब पानी के धारा को, मतलब उसकी गति को क्या करता है, कम करता है, और मिट्टी को स्थिर करता है, जिससे बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। यानी वन रोपण से क्या होता है, एक तो वो मतलब जो पानी का जो धारा होता है उसे वो रोकता है, यानी उसके बहाव को कम करता है, साथ ही साथ वो पानी को सोखता है। और वन रोपण से क्या होता है, मिट्टी की कटाई कम होती है, यानी मिट्टी की कटाई रुकती है। कहता है कि नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर छोड़ा जा सकता है। दूसरा है बांध बना करके भी हम लोग बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी नदी पर यदि हम लोग बांध बना दे तो बांध बना करके क्या कर सकते हैं कि बाढ़ के पानी को नियंत्रित कर सकते हैं और जब ज़रूरी पड़ेगा उसे हम लोग छोड़ भी सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 24 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केवल 23, केवल 24, केवल 21, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 2024 के प्रारंभ तक बिहार में 22 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कितने? बिहार में 22 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 22 और ई नंबर ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाएंगे कि बिहार के स्वतंत्र बिहार के, यानी स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ, यानी यूँ समझिए कि 1950 के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। ये कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये ज्योग्राफी से लिया गया बहुत अच्छा ही प्रश्न है, जिसे आप पढ़िए। देखिए प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से
कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होने वाला है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे? तो जरा हम इस बात को मानचित्र के जरिए जानते हैं। मानचित्र से हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये काराकोरम है। क्या है ये? काराकोरम। उससे नीचे ये जो एरिया है ये लद्दाख का एरिया है। उसके नीचे यहाँ पर जास्कर है और यहाँ देखेंगे तो पीर पंजाल है। तो सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम है। सबसे उत्तर में कौन है? काराकोरम। उसका लद्दाख, उसका जास्कर और उसके बाद क्या है? पीर पंजाल है। और वही बात यहाँ पर कहा गया। क्या कहा गया है? दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम। तो दक्षिण से उत्तर की ओर, सॉरी एक मिनट, हमसे पूछा क्या दक्षिण से जाना है? तो दक्षिण से जाना है तो इधर से जाएंगे, उधर तो उत्तर हो गया, इधर से जाना है ना। एक मिनट, शायद गलती हो गया। तो सबसे दक्षिण में क्या है? पीर पंजाल। उसके बाद क्या है? जास्कर। उसके बाद क्या है? लद्दाख। और सबसे उत्तर में क्या है? काराकोरम। सबसे उत्तर में क्या है? काराकोरम। तो याद रखेंगे पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। पीर पंजाल यहाँ, यानी बी आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम सबसे उत्तरी भाग है हिमालय का। काराकोरम क्या है? सबसे उत्तरी भाग है हिमालय का। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। ये तो वैसे एक रीजनिंग का प्रश्न बन जाता है, लेकिन फिर भी हमने इसे रखा है। कहता है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सहारनपुर। अब कहिएगा क्यों? ये रीजनिंग के हिसाब का ये प्रश्न है, क्योंकि ये दोनों महानगर है। ये दोनों क्या है? महानगर है, जबकि सहारनपुर एक महानगर नहीं है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, सहारनपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि ये है क्या। ये सैटेलाइट है और इसी पर आधारित ये प्रश्न है। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? दूरदर्शन के लिए, पड़ोसी देशों में सैन्य गतिविधि की जानकारी के लिए, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करते हैं हम लोग इंसेक्ट 3DS का, तो इसका प्रयोग मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका डिस्कशन भी आपको नीचे देखने को मिलेगा अगले स्लाइड पर, जो कि यहाँ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनसेट 3R या S एक बहुउद्देशीय भूतुल्यकालिक उपग्रह है, जिसमें मुख्य मौसम संबंधित नीत भार यानी प्रतिबिंबित और ध्वनित्र है। इस मिशन का उद्देश्य जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए एक प्रचलनशील पर्यावरण और तूफान चेतावनी प्रणाली प्रदान करना है। इंसेक्ट का पूरा रूप भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली या इंसेक्ट भू-स्थिर उपग्रहों की श्रृंखला है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह यानी इनसेट प्रणाली अगस्त 1983 में इनसेट फर्स्ट बी के प्रेक्षण यानी इंसेक्ट फर्स्ट ए पहला उपग्रह 1982 में छोड़ा गया था। यानी भारत द्वारा जो पहला उपग्रह है वो 1982 में छोड़ा गया। इसका नाम था इंसेक्ट फर्स्ट ए। क्या नाम था? इंसेक्ट फर्स्ट ए था। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर।
आप इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। प्रश्न कहता है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है तमिलनाडु। क्या होने वाला है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या हुआ था कि जो उपचुनाव होने वाला था 2016 में, उसे निरस्त कर दिया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ बातें स्क्रीन पर दिखाया गया है। 2016 में तमिलनाडु के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव रद्द किए गए थे क्योंकि वोटों के लिए नकद और अनियमितता का आरोप लगे थे। यानी वहाँ आरोप लगाया गया था कि लोग वोटों के लिए पैसा दे रहे हैं, वोट के लिए नोट दे रहे हैं ना, और कुछ अनियमितता की मतलब आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उपचुनाव को रद्द कर दिया गया था। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन और उपहारों के वितरण सहित चुनावी नियमों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कदम उठाया था। तमिलनाडु में इस तरह की घटना का इतिहास रहा है जहां चुनाव संबंधित भ्रष्टाचार के कारण विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान रद्द हो रहा है। मतलब ये तमिलनाडु का इतिहास है कि वहाँ पर मतदान संबंधित भ्रष्टाचार होता रहता है और जिसके कारण वहाँ पर चुनाव अक्सर रद्द होता रहता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं शेष नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।